सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार नदीम मलिक साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया नदीम साहब आपके भी वक्त के लिए। बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है बांग्लादेश में, जो एक्सपेक्टेड थी। आवाम का एहतजाज रंग लाया और बिलाखिर शेख हसीना वाजिद ने इस्तीफ़ा दे दिया है। भारत वो चली गई हैं। मजमूई तौर पर ख़ित्ते की सूरत हाल के ऊपर क्या असरात इसके मुरतब होंगे और इट्सेल्फ बांग्लादेश में क्या सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है आपको मलिक साहब? देखिए कि हसीना वाजिद जिस तरीके से मुजालम ढा रही थी ना, उसका एक दिन अंजाम यही होना था जो वहां हुआ है। अभी रिसेंट उसकी मिस्टेक्स आप देखें कि वो लोग बड़ी तादाद में सड़कों के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं और वो उनको कह रही है दहशतगर्द है, इनको गोली मार दो, इनको ताकत से कुचल दो। तो फिर अल्टीमेटली यही होना था। फौज का जो स्टेटमेंट था, मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रहा था कि फौज उनका स्टेटमेंट ऐसे ही जारी करेगी जो उसके आर्मी चीफ ने दिया है। उसने बोला कि फौज अवाम के साथ रहेगी। फौज अपने लोगों पर गोली चला दे तो फौज की तो जो एक मेन उसका ट्रस्ट लेवल होता है कि फौज जंगों में जाती है, ऑपरेशन करती है, तो अवाम पीछे खड़ी होती है, वो टूट जाता है उस दिन जब वो फौज अपने लोगों के ऊपर ऑपरेशन करवाए। तो वो डुएबल ऑप्शन थी नहीं। तो जिस तरीके से उसको मैनेज करने के लिए हसीना ने पहले जमात इस्लामी के साथ जो कुछ किया, उनके रहनुमाओं को फांसी लगाई, अब पार्टी बैन की, अब तलबा बाहर आए हैं तो उसने उनको दहशतगर्द करार दे दिया। तो अल्टीमेट उसका फॉलो आउट यही होना था। तो एक बेसिक लेसन है जो हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज को सीखना चाहिए कि लोगों के ऊपर आप इतने मुजालम ढाएं जितने वो बर्दाश्त कर सकें। जब वो सड़कों पे आ जाएं फिर आपके पास गोली ऑप्शन नहीं रहती। वो अपनी जाने देने के लिए तैयार है। 300 बच्चे मार दिए आपने, तो वो क्या 300 मरने के बाद वो लोग घरों में चले गए? अब 4 लाख लोग कहते हैं अभी सड़कों पे एहतजाज कर रहे हैं। तो बुनियादी जो एक लेसन यही है कि लोगों के साथ वो कुछ मत करें कि वो सड़कों पे आकर जलाओ घिराव करके आपको भागने पे मजबूर कर दें। अब जो अंजामे कार है हसीना का वो अच्छा नहीं है, लेकिन ये तहरीर इसने अपना जो एंड है इसका स्क्रिप्ट उसने खुद ही किया, अपने हाथों से किया। जो पॉलिसीज उसने रवा रखी थी उसका अंजाम यही होना था जो आखिरकार हुआ। तो हमें भी अपने पाकिस्तान के हालात के ऊपर भी गौर करना चाहिए। वो कुछ नहीं करना चाहिए कि एक दिन लोग फिर वो जान की परवाह किए बगैर सड़कों पे आ जाए। एक लेसन है जो सीखना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि इससे सबक हासिल करके अपने मुल्कों के हालात बेहतर करें। हसीना उसमें नाकाम हो गई। ठीक। नदीम मलिक साहब, इस हवाले से आप ये कैसे देखते हैं कि समझते हैं हम न्यू लीडरशिप के पास डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स न्यू पैदा होंगे, बिलखुसूस अगर हम बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात की बात करते हैं, क्योंकि हसीना वाजिद का मुस्ताफ़ी हो जाना सिर्फ मुल्क पर ही नहीं बल्कि पूरे खित्ते पर असरअंदाज होगा। हसीना वाजिद जो है बहुत ज्यादा वो भारत नवाज थी, या कोई इसमें दो राय थी नहीं। उन्होंने अब पहले दिन से अपनी जो सोच थी, अपनी फिक्र थी, अपनी पॉलिसीज का जो महवर था वो भारत के साथ जोड़ के रखा हुआ था। उनकी अभी भी जो खबरें ये चल रही हैं, अभी पता नहीं कंफर्म हुई है कि नहीं, कि वो जहाँ से उन्होंने एग्जिट किया है, भागी है, जब वो मुजाहिरीन उस तरफ आए हैं तो वो एक हेलीकॉप्टर में इंडिया की तरफ चली गई। अगर यही सूरत हाल है तो आप उससे अंदाजा कर सकती हैं कि उनके ओरिजिन, उनकी रूट्स कहाँ से मिलती हैं। तो खित्ते के ऊपर असरअंदाज यकीनन होगा जब हसीना वाजिद के अलावा कोई भी और हुकूमत में वहाँ आता है। वो पाकिस्तान के साथ हमारा, बांग्लादेशी हमारे भाई हैं। बहुत दुख है हमें कि 71 में जो कुछ हुआ, वहाँ जो कुछ फसादात के नतीजे में हुआ, उसका भी दुख है। पाकिस्तान से उसके अलहदा होने का भी बांग्लादेश का दुख है, लेकिन हमारे भाई हैं। अब वो एक आज़ाद मुल्क है। जो भी हुकूमत आएगी हमारे उसके साथ इंतहाई दोस्ताना और कुर्बत वाले मामलात होने चाहिए। मिलके इन दोनों मुल्कों को आगे बढ़ना चाहिए। मुसलमान मुल्क है, किसी जमाने में तो सारे एक ही थे, भाई थे आपस में। अब अगर वो एक अलहदा मुल्क भी है तो हमें हर सूरत में उसकी जो भी मदद कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, स्वार्थी सतह पर, अमन अमान के हवाले से, किसी भी रीजनल लेवल के ऊपर पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जो दोनों मुल्कों में हसीना वाजिद के दौर में कुछ फासले बढ़े हैं उनको कम से कम किया जा सके और दोनों मुल्क दोबारा वैसे ही एक दोस्ताना मुरासम में जैसे सदा से कायम थे दोबारा एक दूसरे के करीब आ सके। जी अच्छा नदीम साहब, इस वक्त अगर हम बांग्लादेश की पॉलिटिकल सूरत हाल की भी बात करें तो इसमें हमें कोई ऑपोजिशन बज़ाहिर नज़र नहीं आ पा रही थी। कोई सियासी जमात शेख हसीना वाजिद के सामने नहीं खड़ी हो पा रही थी और अवाम बामुकाबला वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद था। गो कि अवाम ने अपना पहला गोल तो अचीव कर लिया है। शेख हसीना वाजिद ने मुस्ताफ़ी हो गई हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। लेकिन क्या समझते हैं आप कि कोई 9 के करीब उनके स्टूडेंट्स के मुतालबात थे और कोटा सिस्टम के हवाले से भी वो मुतालबात लिए सड़कों पर निकले थे। वो मुतालबात आप समझते हैं कि उनको एड्रेस किया जाएगा, उनका हल निकलेगा? यानी कि ये एहतजाज आप इसके बाद भी होता हुआ देख रहे हैं या फिर अब एहतजाज ख़त्म हो जाएगा? देखिए, एक तो उनकी जो बड़ी मद्दे मुकाबल वो खालिदा ज़िया थी, जिनको पिछले कई साल से उन्होंने हाउस अरेस्ट किया हुआ है। और अभी भी हसीना वाजिद की ज्यादा जो इल्जाम तराशी है वो उनके बेटे के हवाले से है कि वो सारे ये जितने प्रोटेस्ट वगैरह हैं इनके पीछे उसका हाथ है। मालूम नहीं है, अपोजिशन पार्टीज को अगर मौका मिले तो उसको यकीनन इस्तेमाल करेंगे। लेकिन दोबारा मैं कहूंगा कि इन एहतजाज की, इन फसादात की बुनियाद हसीना ने रखी। वो जो कोटा सिस्टम जिसके ऊपर इतना सख्त रद्द-ए-अमल आ रहा था, वो बेसिकली तो आप कुछ लोगों को पसंदीदा करार देकर बाकी लोगों को मुल्क दुश्मन करार दे रहे थे ना, कि उनको तो जॉब में कोटा मिलेगा, बाकियों को नहीं मिलेगा। तो उसके ऊपर रद्द-ए-अमल तो आना था, फितरी अमल था, वो रद्द-ए-अमल आया। तो अब जो भी हुकूमत आएगी
तो वो कोटा सिस्टम तो लाजमी खत्म करेगी, फसादात भी यकीनन उसमें खत्म होने चाहिए। अब ये देखना पड़ेगा कि इसमें खालिदा जिया या उनकी जमात और जो बाकी जमातें हैं उनका क्या रोल होता है, और फौज का क्या रोल है। क्या फौज का क्या रोल होगा नदीम साहब, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब अभी मिलना बाकी है कि जब आर्मी चीफ यहाँ पर कौम से खिताब करेंगे बांग्लादेश की, तो फिर देखते हैं कि वो क्या लाहेमल देते हैं। साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद अहमद कसूरी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं। खुर्शीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फरमाइएगा सर, बांग्लादेश में बड़ी तब्दीली आ गई है, शेख हसीना वाजिद मुस्ताफ़ी हो गई हैं, क्या समझते हैं बांग्लादेश में हालात किस तरफ जाएंगे? देखिए, ये एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि बांग्लादेश में जो भी हो रहा था बड़ा जबरदस्ती काम किया जा रहा था। जबरदस्ती से मुराद यह है कि जो इलेक्शंस हो रहे थे, मेरी तो ज्यादा डीलिंग थी खालिदा जिया से और उनकी पार्टी से, और जब मैं फॉरेन मिनिस्टर था, लेकिन मेरी इनसे भी मेरा राब्ता था कि उनके ये ऑपोजिशन लीडर थे। जब मेरा राब्ता था ये ऑपोजिशन में थी। लेकिन एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि इन्होंने जो बड़ी गलती की मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के साथ जो इनके ताल्लुकात थे, ये शायद भूल गई एक बात को कि हिंदुस्तान ने, हालांकि मुझे अपने दौर से पता है, उसके बाद भी पता है कि हिंदुस्तान को भी हमेशा गुस्सा रहता था बांग्लादेशियों पे कि वो कहते थे जी हमें बकौल उनकी हाई कमिश्नर ने एक पार्टी में, क्योंकि मेरी वाइफ के लिए भी एक पार्टी की, उनकी हाई कमिश्नर औरत थी, उसने मेरी वाइफ को कहा उस वक्त जब मैं फॉरेन मिनिस्टर था कि बड़े अजीब व गरीब ये बांग्लादेशी हैं, मदद हमने की है, फौज पाकिस्तान की से ये तंग थे बकौल उसके, और हमने इनको आजाद कराया और ये हमें ही गालियां देते रहते हैं। तो पहली बात तो ये कोई नई बात नहीं, इंडिया से वहाँ जो है कोई लव नहीं था उनके साथ। हालांकि पाकिस्तान से हमारे ताल्लुकात उनके खराब हो गए थे 71 के इवेंट्स के बाद, लेकिन हिंदुस्तान से इश्क कभी नहीं हुआ बांग्लादेशी पब्लिक को। लेकिन इनका जो मामला था, इन्होंने खालिदा जिया को बाहर रखने का जो बुनियादी गुर सीखा था वो ये था कि इन्होंने हिंदुस्तान से इतने करीबी ताल्लुकात किए कि आप हैरान होंगे कि अभी तक ये था कि बांग्लादेश चाइना और इंडिया के दरमियान एक बैलेंस रखता था, यानी रिलेशनशिप में, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स में। पिछली दफा जब ये चाइना गई हैं तो ये इनको आधा दिन पहले वापस आ गई। आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, जी सर, सुन रहे हैं हम आपको। आधा दिन पहले ये वापस आ गई और उस लोग बड़े हैरान थे, प्रोटोकॉल के खिलाफ है। तो ये किस लिए वापस आई? क्यों इनकी चाइना ने बात मानी नहीं थी। ये कोई रिक्वेस्ट कर रही थी कि कर्जे बढ़ाए जाएं या इनको कोई नए क्रेडिट्स दिए जाएं। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि रिवर तीस्ता पे कोई बराज बन रहा था या कोई रिवर वर्क्स हो रहे थे जिसके ऊपर चाइना भी इंटरेस्टेड था। इन्होंने वो डील हिंदुस्तान को दे दी, एक मेजर प्रोजेक्ट बन रहा था। तो एक बात क्लियर होगी कि ये इतनी ज्यादा इनको पता था कि ये कंट्रोवर्शियल फिगर बन गई है। जिस तरह इन्होंने अपोजिशन पे जुल्म किया, ये अमूमन होता है जब अपोजिशन पे आप जुल्म कर रहे हैं तो फिर आपको ऐसे ऐसे काम करने पड़ते हैं जो आप नॉर्मली नहीं करेंगे। इनको इस बात का अंदाजा था कि इंडिया को बहुत पॉपुलर मुल्क नहीं है बांग्लादेश में, लेकिन इन्होंने बावजूद उसके इसलिए इंडिया पे अपनी टोटल रिलायंस कर दी। ये ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान तो इक़्तिदार में ही हिंदुस्तान की मदद से आए थे, लेकिन इनको इस बात की समझ थी, क्योंकि इनको ये भी पता था कि बंगाल की डिवीजन जो 20th सेंचुरी की बिगिनिंग 1904 जब भी हुई है वो क्यों हुई थी, इसीलिए कि शुरू से बांग्लादेश में या बंगाल में हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम जो डिफरेंसेस थे और गुर्बत जो थी वो ज्यादा इस पार्ट में थी जो ईस्ट पाकिस्तान में आया। तो इन्होंने इंडिया के अपने झोली में टोटली अपने को डाल दिया था। अब उस वक्त तो फौज नहीं बोल रही थी, फौज में भी प्रेशर जो था वो इंडिया का प्रेशर था, इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज का था। लेकिन जो पिछले दिनों हुआ है उसने सारी कहानी उलट दी है कि जो अंदर दबा हुआ था खालिदा जिया की पार्टी, आफ्टर ऑल एक जमाने में वो आती थी, फिर ये आ जाती थी, फिर वो आती थी, फिर ये आ जाता। लास्ट टाइम जब ये इलेक्शन जीती हैं तो इन्होंने ये क्लियर कर दिया, इन्होंने ऑपोजिशन को कुचल दिया था। अब ये जो लोग निकले हैं ये सिर्फ रिजर्वेशन पे नहीं निकले, कोटा पे। ये कोटा तो ठीक है, एक चीज थी, और कोटा उस बात की निशानी थी कि 71 में जो जिनको ये वॉर वो कह रही थी लिबरेशन के, वो बड़े
उनके हीरोज थे, जिनके औलाद को वो कोटा मिल रहा था, असल में वो ये समझा जा रहा था कि ये प्रो इंडिया पॉलिसीज है और उन्हीं लोगों को ये सपोर्ट कर रही हैं जो प्रो इंडिया है निस्बतन, और सर्विसेज में भी ज्यादा उनको लेके आ रही थी। अब ये सब कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात क्लियर है कि एक मेजर ब्रेक है और ये पाकिस्तान को इस वक्त बड़ा केयरफुली हैंडल करना चाहिए। कोई जरूरत से ज्यादा हमें तेजी नहीं दिखानी चाहिए, जो हालात है वहाँ के सेटल होने चाहिए। अभी मैंने, क्योंकि लेटेस्ट डे टू डे हर मिनट तो खबर बदल रही है, आप ही के अभी जो मैं सुन रहा था तो मुझे पता चला कि आर्मी चीफ वहाँ तकरीर करेंगे। अब ये तकरीर इम्पोर्टेंट होगी कि वो लाए अमल बताएंगे मुस्तकबिल का उनका क्या है। ठीक है, खुर्शीद अहमद कुसुरी साहब, आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी हम लेंगे, आपसे मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। जमील अहमद खान साबिक सफ़ीर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। जमील अहमद खान साहब, शेख हसीना वाजिद को भारत नवाज कहा जाता था, भारत की जानिब बहुत ज़्यादा झुकाव था उनका, और ये सबको पता है। क्या इतना ज़्यादा प्रो भारत होना, हर चीज़ में भारत की तरफ देखना, उनके इक़्तिदार के ज़वाल का सबब बना? जमील अहमद खान साहब, सुन सकते हैं आप हमें? जी जी जी, मैं बिल्कुल सुन सकता हूँ। सबसे बड़ी वजह उनके जवाल की यही बात बनी जो कि पस पर्दा थी, लेकिन जो इस वक्त सामने बात थी, इब्तिदा तो उसकी स्टूडेंट तहरीक से शुरू हुई, कोटा से, वो खत्म हो गई बात, 200 आदमी जाँ बहक हो गए, और उसके बाद फिर वो मामला सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद भी ठंडा हुआ। लेकिन जो जहन में पॉइजन भर चुका था अवाम का, अवाम के जहनों में जो जहर भर चुका था, उन 3 अदवार की हुक्मरानी जो कि हसीना वाजिद